हेलो। आज मैं आप लोगों को जो क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश ये पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो मानव पर्यावरण का मतलब क्या हुआ कि जो मानव है तो वो जो प्रकृति में पृथ्वी पर जहाँ पर रहता है तो उसके आसपास के क्षेत्र वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। ठीक है। वो सब हो जाएगा मानव पर्यावरण। ठीक है। उसके द्वारा की जाने वाली अलग अलग प्रकार की क्रियाएं। अब एक वर्ड और दिया है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्या होता है कि जो पृथ्वी है तो पृथ्वी पर जो है आपकी एक रेखा होती है जिसका नाम क्या होता है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ठीक है। या इसी को इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये रेखा 0 डिग्री होती है अक्षांश और इसके एक और लाइन होती है पास से 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 10 डिग्री आपका साउथ अक्षांश। एक होगा आपका एक तो हो जाएगा आपका नॉर्थ अक्षांश और एक क्या हो जाएगा साउथ। तो इस क्षेत्र से लेके यहाँ तक ये जो पूरा भाग होता है ये कैसा होता है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण मतलब क्या होता है गर्म। गर्म क्षेत्र रहेगा उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। इसी प्रकार से एक और प्रदेश दिया है उपोष्ण प्रदेश। ठीक। तो उपोष्ण प्रदेश क्या होता है कि जो उष्ण कटिबंधीय का 10 डिग्री आपका नॉर्थ अक्षांश के बाद में यहाँ पर एक लाइन और होती है उसका नाम क्या होता है कर्क रेखा जिसकी वैल्यू कितनी होती है 23.5। 23.5 नॉर्थ और यहाँ पर एक लाइन और होगी उसकी वैल्यू कितनी होती है जिसका नाम है आपका मकर रेखा और वैल्यू कितनी रहेगी 23.5 साउथ। तो इस रेखा के आसपास का क्षेत्र और इस रेखा के आसपास का क्षेत्र इसको ही क्या बोलते हैं आपका उपोष्ण प्रदेश। ठीक है। तो आज क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको कि ये जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है। वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार का है और उपोष्ण कटिबंधीय यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है। ठीक। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखेंगे सबसे पहले अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। अब जैसे अमेजन बेसिन है तो ये मानचित्र दिया हुआ है आपका दक्षिणी अमेरिका का। तो इसमें देखोगे तो ये आपकी 0 डिग्री मतलब कि भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 10 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये वाला ये भी 10 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में जो भी क्षेत्र आएगा उसी को क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और एक अमेजन नदी देखोगे तो ये जो नदी है ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बहती है। तो यहाँ पर जो लोग रहते होंगे तो वो जो है किस प्रकार के स्थिति में रहते होंगे उष्ण कटिबंधीय स्थिति में। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया है हमें ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश किसके बीच में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश बोलेंगे इसे भूमध्य रेखीय प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं आपका उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक। अब ये जो अमेजन नदी है अमेजन नदी इसी प्रदेश में होकर बहती है। किस प्रदेश में होकर बहती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में गिरती है। तो ये जो नदी है यहाँ पर पश्चिम में निकलेगी पर्वतों से पेरू नामक जो है आपका यहाँ पर देश से वहाँ से निकलती है। उसके बाद में ये कहाँ पर जाएगी ब्राज़ील देश में और यहाँ से ये यहाँ पर किस में गिर जाती है अटलांटिक महासागर में जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है। और ये निकलती किस जगह से एंडीज पर्वत श्रृंखला में से। ठीक है। यहाँ पर क्या है एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अब जैसे कोई नदी है और वो नदी क्या है किसी सागर से या महासागर से जाकर मिल रही है। जैसे आपकी गंगा नदी है तो गंगा नदी किस में गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में।
तो गंगा नदी की जल राशि क्या है? नदी है। वो किस में जाके गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो जिस जगह पे ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, उसी को क्या बोलेंगे? मोहाना। क्या बोलेंगे? मोहाना। ठीक है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। अब अमेजन नदी में क्या बहुत सारी नदियाँ, ये अमेजन नदी तो जैसे यहाँ से जा रही है और इस तरीके से बस ये जा रही है। लेकिन अब इसमें यहाँ से ये क्या बहुत सारी नदियाँ आकर इसमें अपना जल डालती हैं इस नदी में। और इस नदी में लगभग 1100 1100 नदियाँ जो हैं छोटी-बड़ी मिलाकर सभी लगभग में ये सभी नदियाँ अमेज़न नदी में अपना जल डालती हैं, ठीक है? अब ये जो सहायक नदियाँ वो कहाँ से आ रही हैं? यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुला के छोटे भागों से प्रवाहित होती है। तो ये नदियाँ क्या हैं कि ये जो देश दिए हुए हैं, कौन से? ब्राज़ील से आती हैं, पेरू सहायक नदियों की बात हो रही है। पेरू से, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला इन इन जो देश है इन देशों से जो है अमेज़न की सहायक नदियाँ अमेज़न में पानी डालती हैं, ठीक है? अब इसमें देखते हैं कि अमेज़न इस नदी का नाम अमेज़न कैसे पड़ा? जब इसमें स्पेन के अन्वेषकों मतलब कि जो खोजकर्ता हैं उन्होंने इस नदी की खोज की तब सिर पर कुछ सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर क्या कर दिया? आक्रमण। अब ये किस क्षेत्र में मतलब कि खोज करने गए हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ की जो जनजाति रहती होगी तो वो क्या-क्या है सिर पर है जो है सुरक्षा कवर पहने हुए थे और घास के स्कर्ट पहने हुए थे, ठीक है? और उन्होंने इसमें इन लोगों पे क्या कर दिया? आक्रमण। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। अब उनको क्या ध्यान आया कि इस तरीके से कौन आक्रमण करता था? रोमन साम्राज्य में महिला योद्धाएँ रहती थी, ठीक है? अब अमेजोन्स से ही इन्होंने इस जगह का नाम क्या रख दिया? अमेज़न, ठीक है? इस जगह का। और इसी तरीके से क्या हुआ ये जो नदी है इसका नाम भी क्या पड़ गया? अमेजन, ठीक है? नेक्स्ट दिया है इसी में सहायक नदियाँ क्या होती है? जैसे अमेज़न में 1000 से ज़्यादा नदियाँ सहायक नदियाँ अपना पानी डालती हैं। तो यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। एक क्या मुख्य नदी ऐसे बह रही होगी, इस तरीके से उसमें क्या छोटी नदियाँ आके उसमें क्या डालती रहेंगी अपना पानी। अब इसमें जैसे ये नदी मिल रही है तो ये भी सहायक है और ये नदी जो है दूसरी नदी, ये इसमें भी पानी डाल रही है तो ये भी इस बड़ी नदी की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है? नेक्स्ट दिया है यहाँ की जलवायु कैसी है? अमेज़न क्षेत्र में जलवायु। तो जलवायु देखोगे तो एक तो क्या है कि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अमेज़न नदी का, वो कहाँ पर है? आपका भूमध्य रेखा के पास में। तो यहाँ पर जो है गर्मी क्या होती है? लगभग दिन भर जो है सूरज क्या रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी ऊष्मा यहाँ पर देता है। ठीक? अब भूमध्य क्या लिखा है? अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। पूरे वर्ष कैसी रहती है? गर्म एवं नम जलवायु। सर्दी जैसा मौसम क्या है? बहुत ही कम रहेगा। यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, मौसम कैसा रहेगा? गर्म और आर्द्र। गर्म तो समझ में आता ही है, आर्द्र मीन्स क्या होता है कि जो वायु है, वायु में क्या है? नमी रहेगी, ठीक है? तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, लगभग डेली बारिश होती है। और कैसे बारिश होगी? दिन भर तो क्या रहेगा? आपकी गर्मी रहेगी और 2 बजे के बाद में यहाँ पर जो है लगभग पानी बरसने लगता है, ठीक? नेक्स्ट दिया है वर्षावन। अब डेली बारिश होती है तो यहाँ पर जो वन होंगे वो कैसे होंगे? वर्षावन ही होंगे। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण क्या भूमि कैसी है? सघन वन वाली। जहाँ पर ज़्यादा पानी बरसेगा वहाँ पर पेड़-पौधे कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर वन कैसे मिलते हैं? सघन वन, घने वन। और ये वन जो है इतने घने होते हैं कि जैसे ये भूमि है तो यहाँ पर क्या वन इतने ज़्यादा घने हैं कि पेड़-पौधे इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है? कि जो है सूर्य से आने वाली किरणों को वो नीचे तक नहीं आने देते, ये यहाँ तक, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है कि जो यहाँ की जो भूमि है वो कैसी रह जाती है? जो है आपकी प्रकाश विहीन
और कैसी रहेगी? नमी। यहाँ पर क्या रोशनी ही नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब घने होने के कारण क्या हो जाती है, ये जो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या बना लेते हैं, जैसी छत जैसा, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, मतलब वो बिना सूर्य के प्रकाश के भी बढ़ सके, ठीक है। परजीवी देखेंगे तो परजीवी पौधे भी मिलते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर आर्किड और ब्रोमीलाइट पैदा होते हैं। अब ब्रोमीलाइट क्या होता है? ब्रोमीलाइट जो है एक विशेष प्रकार का पौधा है जो कि क्या है, अपनी पत्तियों में जल को भर के रखता है। और इस जल का उपयोग कौन करता है? मेढक। मेढक जैसे प्राणी किस लिए करते हैं कि उसमें जो जल भरा हुआ है उसमें क्या करते हैं, अपने अंडे दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इसी में, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। जहाँ पर वर्षा वन होंगे वहाँ पर क्या होंगे, जीव जंतु कैसे होंगे, बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। टुकन, गुंजन पंछी, गुंजन जो टुकन दिया हुआ है। रंगीन पक्षती वाले पक्षी, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी, जो कि क्या भारत के सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, ये यहाँ पर क्या मिलेंगे। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपोर भी यहाँ मिलते हैं। टैपोर ये दिया हुआ है, ठीक है, जो कि क्या करता है, चींटी खाता है ये, ठीक। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। सांप और सरीसृप भी मिलते हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं, ठीक है, जो कि इन वनों में मिलती है। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली प्रा, प्रायना मत्स्य समेत मछलियां, एक कौन सी होती है, प्रायना मत्स्य मछली होती है जो कि क्या करती है, मांस खाती है। तो ये भी जो मछली है इस बेसिन में मिलती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अब इसमें एक वर्ड और आ रहा है, बेसिन। तो बेसिन का मीन्स क्या होता है? बेसिन मीन्स ये होता है कि जैसे ये नदी जो है, अमेजन नदी यहाँ से बहती है, यहाँ से ये बहते हुए इस तरीके से यहाँ पर पहुँच गई। तो ये तो सिंपल अमेजन नदी है, ठीक। अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें क्या कर रही हैं, पानी डाल रही हैं। तो ये जो सहायक नदियाँ जहाँ जहाँ से बह रही हैं, उस पूरे क्षेत्र को मिलाकर, और जहाँ पर अमेजन नदी बह रही है, इस पूरे क्षेत्र को ही मिलाकर क्या बोला जाता है, बेसिन, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र की बात हो रही है, ना कि केवल अमेजन नदी की। ये सभी पक्षी इन क्षेत्रों में भी मिलेंगे और अमेजन नदी के पास में भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया आपका वर्षा वन के निवासी, वहाँ पर लोग किस प्रकार के रहते हैं। यहाँ के लिए छोटे छोटे क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, ठीक। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है, मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं यहाँ पर जो फसल होती है, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। यहाँ पर मछली या शिकार मिलना क्या है, मुश्किल है, कभी मिला कभी नहीं। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों को अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति अपनाती हैं, ठीक है। मतलब एक क्षेत्र पर खेती की, फिर जब वो क्षेत्र में जो है खेती अच्छे से हो रही है, पहले जंगल को साफ कर दिया, फिर उसमें क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और खेती अच्छे जब तक हो रही है की, और उसके बाद में जब खेती होना कम, तो उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। इनका मुख्य आहार मैनी योग है, जिसे कसावा भी कहते हैं, कसावा, ठीक है। तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। जो ये खाते हैं वो कसावा, और आलू की तरह जमीन के अंदर वो पैदा होता है। ये चींटियों की रानी और एवं अंडकोश भी खाते हैं। ये लोगों की बात कर रहे हैं, लोग क्या वहाँ पर चींटियाँ भी खाते हैं, ठीक है, और चींटों के जो अंडे होते हैं वो भी खाते हैं। कॉफी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है, ठीक। वर्षावन अत्यधिक मात्रा, एक मिनट ये और समझ लेते हैं पद्धति क्या है। कर्तन एवं दहन की पद्धति, कृषि पद्धति। किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, ठीक। फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है।
ठीक? जब तक मतलब कि ज़मीन अच्छी है, फसल अच्छे से पैदा हो रही है, तो उस पे क्या करेंगे, फसल पैदा करेंगे, ठीक है? ज़मीन के इस टुकड़े के बार-बार उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। अब ज़मीन के उस टुकड़े पे बार-बार खेती करते रहोगे, तब आपको ज़मीन कैसी हो जाएगी, जो फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, वो अनउपजाऊ हो जाएगी। इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। जब वो अनउपजाऊ होने लगेगी, तो टुकड़े को छोड़ देते हैं। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। और ये जो पुरानी ज़मीन है, उसपे कुछ पौधे उगेंगे और वो फिर से जो है पुरानी ज़मीन को क्या कर देंगे, फर्टाइल कर देंगे, ठीक है? इस प्रकार से वो लोग जो है बाद में कभी उसी ज़मीन पे फिर आ जाएँगे फसल करने के लिए, ठीक? वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। अब जो वर्षावन है वहाँ पर क्या पेड़-पौधे बहुत हैं, तो घरों के लिए लकड़ियाँ भी बहुत मिलेंगी। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपयोग था। लेकिन 1970 ईस्वी में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुँचना संभव हो गया। मतलब एक जो है रोड बना दी गई है, जिसके थ्रू क्या अमेज़न नदी के लगभग सभी भागों में आसानी से पहुँचा जा सकता है। लेकिन अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। अब कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा घने हैं, जहाँ पर रोड नहीं डली हो, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ों के द्वारा पहुँचा जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ के मूल निवासी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपनी पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। ठीक? अब जब आप और मैं उनके जो है क्षेत्र में क्या करेंगे, अतिक्रमण, तो वो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह पर जाएँगे, जो वहाँ के रहने वाले स्थायी निवासी है वो, ठीक? विकास की गतिविधि के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। अब ये जो है विकास मतलब कि उस जगह पर शहर बसाना, गाँव बसाना, तो उससे क्या होता है, जैसे ये जंगल है, अब जंगल है तो उसके बाद में क्या किया, शहर बसाने के लिए जंगल को साफ कर दिया। इस चित्र में दिख रहा है, खेती करवा रहे हैं, शहर बसा लिया और जंगल एक छोटे क्षेत्र में रह गया। ठीक है, कुछ समय तक तो ये सही लग रहा है, लेकिन जैसे-जैसे क्या होगा, समय बीतता जाएगा तो ये ज़मीन क्या हो जाएगी आपकी, अनउपजाऊ। बहुत ही ये क्या है, रहने के लायक भी नहीं रहेगी। और जो है पेड़-पौधे हैं, वो केवल उसी क्षेत्र को बचा सकेंगे जहाँ पर वो लगे हुए हैं। अब यहाँ पर पेड़-पौधे साफ कर दिए, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये यहाँ पर जो मिट्टी है, उसका क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, ठीक है? ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का एक बड़ा भाग क्या हो रहा है, लुप्त होता जा रहा है, ठीक है? जो मतलब कि वर्षावन का जो क्षेत्र होता था, वो वन जो है कम होता जा रहा है। अब जिससे क्या ज़मीन कैसे होती जा रही है आपकी, बंजर। अब एक दूसरा क्षेत्र दिया है जिसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कैसे, कि जो आपका ये इंडिया है, इंडिया में ये गंगा नदी बहती है यहाँ से ये, ठीक? और एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो यहाँ से तिब्बत से बहते हुए इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश से फिर बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश से असम और असम होते हुए कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश। और यहाँ पर जो है गंगा नदी से मिलकर ये कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक? अब जो है ये ये जो क्षेत्र है वो कहाँ पर मिलता है आपका, ये क्षेत्र जो है आपका 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के आसपास वाला ये क्षेत्र है, ठीक है? अब इसमें क्या है कि जो गंगा है, तो गंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे एक चंबल नदी है, चंबल नदी गंगा की सहायक है। फिर उसके बाद में गंडक, कोसी जैसी क्या है, बहुत सी नदियाँ जो है गंगा नदी में अपना पानी डालती हैं, ठीक है? अब ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जिस क्षेत्र में मिलती हैं, तो ये क्या करती हैं, पहले तो ये जहाँ पर बह रही हैं, वहाँ पर मैदानों का निर्माण करती हैं। ये क्षेत्र क्या, भारत का मैदानी भाग है, ठीक? यहाँ पर भी क्या, मैदानी भाग है। और दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती है, तो वहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, आपका सुंदरवन डेल्टा। क्या बनाएंगी, सुंदरवन डेल्टा। तो इतने जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या है, आपका सुंदरवन डेल्टा मिलता है, ठीक? अब ये जो बेसिन है, बेसिन में आपको बता चुका हूँ कि जो ये नदियाँ हैं वो, और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो क्षेत्र। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इस तरीके से, तो इस पूरे क्षेत्र को ही क्या बोला जाएगा, बेसिन, ठीक? तो इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं, ठीक? मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं,
चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। तो ये भारत में जो जलवायु वो कैसी है? मानसूनी ही है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर तक क्या होती है? बारिश होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। तो इन क्षेत्र में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में गर्मी रहती है और शीत ऋतु में क्या रहती है? सर्दी रहती है। जबकि अमेजन में जो है हमेशा क्या था? गर्मी थी और आर्द्रता ज़्यादा थी। अब इसी में कह दिया ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न-विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक? जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 1 वर्ग किलोमीटर, इसे अभी पढ़ लेंगे, पहले ये देख लेते हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृति है। बेसिन मतलब कि जो ये जो नदियाँ बह रही हैं वहाँ पर अलग-अलग प्रकार की आकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। अब कहाँ पर जनसंख्या कम होगी, कहाँ पर ज़्यादा होगी, वो किस पर निर्भर करता है? पर्यावरण पर, ठीक है? गंगा ब्रह्मपुत्र के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं और मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। मिट्टी, यहाँ की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में जहाँ पर क्या है? समतल भूमि है, वहाँ पर मिट्टी कैसी? उपजाऊ। तो लोग क्या करते हैं? मुख्य रूप से वहाँ पर कृषि। धान यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? धान। चूँकि धान को खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो इस बेसिन में जहाँ पर वर्षा जहाँ अधिक होगी, वहीं पर धान उगाई जाती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा। यहाँ पर ये अन्य की जो है फसल भी उगाई जाती है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। गन्ना और जूट, जूट क्या होता है? जिससे क्या है आपकी जो बोरे होते हैं ना वो बनाए जाते हैं, ठीक है? मैदान के कुछ भागों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। ये जो है सब कहाँ पर मिल रहे हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में फसलें हो रही हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? बिहार और असम में, ठीक है? रेशम का उत्पादन होता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाओं में किस प्रकार से कि जैसे जो पहाड़ होगा, तो उस पहाड़ में क्या कर दिया जाता है? जैसे ये पहाड़ है, अब यहाँ पर जो है फसल कैसे यहाँ पर फसल उगाना तो बहुत मुश्किल है। तो इस पहाड़ को क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की तरह बाँट देते हैं। जैसे ये सीढ़ी हो गई, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये नीचे आ गए और मान लीजिए दूसरे वाले भाग में पहाड़ में सीढ़ी नहीं बनाई। अब जिन जगहों पर सीढ़ी बन गई है, यहाँ पर क्या खेती कर लेंगे? यहाँ पर खेती कर लेंगे। इस क्षेत्र पर नहीं, इन क्षेत्र पर, जहाँ पर मैंने पेंसिल करी है ना डार्क, उन क्षेत्रों में क्या कर लेंगे? ये खेती कर लेंगे, ठीक है? अब जनसंख्या घनत्व देख रहे थे, तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। मतलब 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे। तो ये 1-1 किलोमीटर, 1-1-1, तो ये क्या बन गया? 1 वर्ग। इसमें कितने लोग रह रहे हैं किसी क्षेत्र में, तो उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो उत्तराखंड में जो है 189 पर्सन्स रहते हैं। पश्चिम बंगाल में इतने ही क्षेत्र में 1029 लोग। बिहार में 1102 लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है? विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। अब अलग-अलग क्षेत्र होंगे तो वहाँ पर जो है वहाँ की जो भू आकृति है उसके अकॉर्डिंग क्या अलग-अलग प्रकार की वनस्पति मिलेगी। जैसे गन्ना यहाँ नहीं उगा सकते, यहाँ पर क्या होता है? चाय की खेती होती है अच्छे से, ठीक है? समतल भूमि होगी तो वहाँ पर क्या कर देते हैं आपकी गेहूँ जो वगैरह हो जाएगी। अब समतल भूमि के साथ में वहाँ पर पानी की मात्रा अधिक हो, तो वहाँ पर जो है आपकी धान की खेती हो जाएगी। धान यानी कि चावल, ठीक है? जो हो रही है जैसे धान की कृषि, तो उसमें क्या पानी की आवश्यकता है, ठीक? ये असम में जो चाय के बागान है जो कि कहाँ पर होते हैं? इस तरीके से पहाड़ों पर होती है ये खेती। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू, पीपल के साथ-साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। यहाँ के मैदानों में कौन-कौन से? सागवान, साखू, पीपल के साथ-साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भी पर्णपाती मतलब पर्ण मतलब होता है पत्ती और पाती मतलब गिरा देना। तो ऐसे पेड़-पौधे जो कि अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बाँस के वन, झुरमुट पाए जाते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? केवल ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में नहीं।
डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। तो डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टा किसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर आकर मिलती हैं और फिर वो कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो वहाँ पर क्या निर्माण करती है? डेल्टा। तो वहाँ पर जो है एक वन है, वो कौन सा वन है? मैंग्रोव वन। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश को ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया है इसी में बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। बेसिन समझ में आएगा क्या होता है? यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सिंग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में पाया जाता है, गंगा के नहीं, केवल ब्रह्मपुत्र के। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर मिलता है। डेल्टा मतलब जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिल जाती है, वहाँ पर बंगाल टाइगर मिलता है। मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। अब जलीय जीव में जो है मछलियाँ हैं, तो वो रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार भी है। तो ये जो क्षेत्र है कौन सा वाला आपका? बेसिन क्षेत्र। वहाँ पर लोग क्या है, सबसे ज़्यादा चावल और मछली ही खाते हैं। ठीक है। एक सिंग वाला गैंडा ये आपका जो सिंग को बताया जा रहा है कि यहाँ पर उसके एक सिंग है। ठीक। जो मगर बने हुए हैं कुछ। ठीक। नेक्स्ट क्या दिया है? वेदिकाएं क्या होती है? वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। और जो वेदिका क्या है कि वही जो पहाड़ है तो उसमें जो है सीढ़ी नुमा बना देते हैं इस प्रकार से। इसी को क्या बोलते हैं? वेदिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट दिया है इसी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। क्या मिलती है वहां पर? डॉल्फिन, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। मतलब ये जो है गंगा नदी में उसी क्षेत्र में मिलेगी जहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा कैसा होगा? स्वच्छ। अगर ये डॉल्फिन नहीं मिल रही है गंगा नदी में तो समझ लीजिए वहाँ पर जो है गंगा नदी का पानी कैसा है? अस्वच्छ है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट और दिया है आपका यहाँ सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की क्या करी है? शुरुआत की है। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे मिलते हैं, जिनमें इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से बड़ी आबादी वाले भी शहर हैं इन्हीं नदियों के पास में बसे हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर कहाँ चला जाता है? इन्हीं नदियों में डाल दिया जाता है। अब उससे क्या होता है कि ये नदियाँ कैसी हो जाती हैं? प्रदूषित। बेसिन में यातायात को सुविकसित तंत्र उपस्थित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ पर ये जो बेसिन है वो कैसी है? भूमिका है कैसी है वहाँ? समतल। इसलिए वहाँ पर क्या है? यातायात का तंत्र कैसा है? सुविकसित। सड़कें अच्छे से बनी है वहाँ, रेलवे लाइन अच्छे से बिछी हुई है। ठीक। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग हैं। कौन कौन से? मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग करते हैं, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान। नदी के पास में रहने वाले लोग जल मार्ग का उपयोग करते हैं। ठीक है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। कोलकाता जो है एक हुगली नदी पर क्या है? बंदरगाह है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस बेसिन में। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी है, हवाई अड्डे भी हैं यहाँ पर। ठीक है। पर्यटन के स्थिति से देखेंगे तो यहाँ की जो प्रमुख शहर है आगरा, आगरा का ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप बने हुए हैं, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा एवं मानस वन प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति इसी जैसे कई दर्शनीय स्थल इस बेसिन में मिलते हैं। ठीक है। अब एक और है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे क्या है? ये देखा जाता है कि गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा को कम से कम किया जाए। ठीक है। ये आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक।